Hello everyone, welcome back to Geeks Idea. This is the series on polity and today's topic will be Article 33 and 34. तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। लाइक का बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाता, आपके जेब से कुछ नहीं जाता, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 33 की वजह से एक्चुअली क्या हो जाता है, ये पार्लियामेंट को एक पावर देता है टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सम पर्सन्स। वो पर्सन कौन से है? आर्मड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। पार्लियामेंट आर्टिकल 33 के अंडर इन पर्सन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। जब रिस्ट्रिक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगे, ये एसोसिएशन नहीं बना सकते, ये मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस नहीं बन सकते, ये किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर नहीं बन सकते, ये प्रेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये कोई पब्लिक मीटिंग या पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसमें कोई पार्ट नहीं ले सकते। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स तो इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका रीज़न क्या है कि इनके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है टू ensure proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। यही रीज़न है। आप सब लोगों को पता है, ये जो फोर्सेस है, इंटेलिजेंस फोर्सेस वगैरह या मिलिट्री फोर्सेस, ये कंट्री के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक होते हैं। तो इनके अंडर कोई इंडिसिप्लिन होगा, ये अपने फंक्शंस कभी बोलेंगे हम धरने पे जाएंगे, कभी बोलेंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो इनके फंक्शन में जो कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए इनके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। यह है सिंपल रीज़न इसका। यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ये है कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को हो, स्टेट लेजिस्लेचर इस पर कोई कानून नहीं बना सकता। सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कौन कर सकता है इनको? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। एक और ज़रूरी पॉइंट यह है, यहाँ पे यह है मेंशन मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस। मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस दो तरह के होते हैं, कम्बैटेंट एंड नॉन कम्बैटेंट। नॉन कम्बैटेंट में कौन कौन से आते हैं? बार्बर, टेलर, कुक, मैकेनिक, ये होते हैं नॉन कम्बैटेंट। जब लड़ने की बारी आती है तो ये एक्चुअली लड़ने के लिए नहीं होते, इनका कोई और काम होता है। कम्बैटेंट होते हैं जो लड़ते हैं, जिनके पास गन वगैरह होते हैं, जिनके पास हथियार होते हैं, जो जिनका काम ही होता है लड़ना। लेकिन एक्चुअली ये जो नॉन कम्बैटेंट होते हैं, इनका काम होता है कुछ और, ये भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो इनके फंडामेंटल राइट्स भी रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ कम्बैटेंट ही नहीं है, बल्कि नॉन कम्बैटेंट भी इसके अंदर आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। होप आपको ये आर्टिकल 33 समझ आएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं किन पे? फंडामेंटल राइट्स। वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, ये भी क्या लगाता है? फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन कब? जब किसी एरिया में मार्शल लॉ होगा। मार्शल लॉ क्या है? ये है सिंपल, इसकी लिटरल मीनिंग है मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल ये कहाँ से हमने बारो किया है? इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ। मिलिट्री रूल का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हाइल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ। आप सबको पता है कि कंट्री या स्टेट में क्या चलता है? ऑर्डिनरी लॉ। फॉर एग्जांपल जहाँ पे स्टेट में होते हैं डीसी साहब होते हैं, इसी तरह कलेक्टर साहब होते हैं, जब मिलिट्री रूल लगाया जाएगा तो वो सब कैंसिल किया जाएगा। मिलिट्री रूल अपने रूल्स के हिसाब से वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। इसका रीज़न क्या होता है? कभी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कहीं पे पंगे हो जाते हैं तो पुलिस के हाथ से सारा चला जाता है, यानी कि आम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। फिर इसीलिए पार्लियामेंट फिर क्या कर सकता है कि वहाँ पे मिलिट्री रूल लगाया जाए ताकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चले अकॉर्डिंग टू मिलिट्री लॉ। मिलिट्री लॉ इज या मार्शल लॉ इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में ये मेंशन नहीं है कि आप मार्शल लॉ लगा सकते हो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन है कि जब कहीं पे मार्शल लॉ होगा आप फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। इसका मतलब इसमें छुपा हुआ है कि हम मार्शल लॉ लगा सकते हैं, इसीलिए बोला गया है कि इट इज़ इम्प्लिसिट। ये छुपा हुआ है। ये किसके अंदर है? ये आर्टिकल 34 के अंदर ही है।
इसके लिए कोई एक्सक्लूसिव कोई एक्सप्लिसिट आर्टिकल नहीं है। जैसे कि 358 या 359 के अंडर हमें डायरेक्टली बोला गया है कि हम नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 34 या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसके अंडर ये बोला गया हो कि आप मार्शल लॉ लगा सकते हो, बल्कि ये इस आर्टिकल 34 के अंडर इम्प्लिसिट है। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि मार्शल लॉ क्या है। इस मार्शल लॉ के जूरिंग क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट इंडेमनिटी कर सकते हैं। पार्लियामेंट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडेमनीफाई कर सकता है, उसको मुआवजा दे सकता है फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया व्हाइल मार्शल लॉ वाज इन फोर्स। अगर किसी इंसान ने मार्शल लॉ के ड्यूरिंग पीस और ऑर्डर लाने में मदद की होगी तो उसको मुआवजा दिया गया, उसको प्रमोशन दिया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी ने कोई काम किया होगा, कोई गलती की होगी मार्शल लॉ के अंडर, उसके लिए पार्लियामेंट पनिशमेंट भी पास करा सकता है, इवन डेथ भी पास करा सकता है, डेथ की पनिशमेंट भी पास कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मार्शल लॉ अगर कहीं पे लागू होगा, इसका मतलब ये नहीं कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस खत्म हो जाएगा, तब भी हेबियस कॉर्पस का रिट इशू किया जाएगा। ये नहीं कि मार्शल लॉ कहीं पे लगाया तो इलीगली किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है, यह है सुप्रीम कोर्ट का कहना। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। जब मार्शल लॉ लगाया जाएगा तो सिर्फ वहां पे अफेक्ट हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है फंडामेंटल राइट्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस भी अफेक्ट हो जाते हैं। जब आपने कभी देखा होगा कि इमरजेंसी की वजह से फिर कोई स्टेट का गवर्नमेंट सेंटर के अंडर चला जाता है। जब मार्शल लॉ लगाया जाएगा वहां पे वहां की जो गवर्नमेंट होती है, ऑर्डिनरी लॉ होता है, वहां वो सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि वहां पे कौन से रूल चलते हैं, मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सरकार और ऑर्डिनरी लॉ कंटिन्यू रह जाता है। इसका रीजन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसका रीजन क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी का वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जब आर्मड रेबिलियन रीजन होगा तो उसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। मार्शल लॉ किसी स्पेसिफिक एरिया में लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी या तो पूरी कंट्री में भी हो सकती है या किसी पार्ट में भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि मार्शल लॉ इट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 34। इसके लिए कोई खास आर्टिकल नहीं है जिसके अंडर हम मार्शल लॉ लगा सकते हैं, बल्कि ये आर्टिकल 34 के अंडर मेंशन है, यानी कि उसी के अंदर छुपा हुआ है। आर्टिकल 34 में एक्चुअली क्या लिखा है, अगर कहीं पे मार्शल लॉ होगा तो आप फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आप मार्शल लॉ लागू कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होगा कि अगर मार्शल लॉ कहीं पे है तो आप फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। इसका मतलब मार्शल लॉ इसी के अंडर हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी 358 और 359 के अंडर डायरेक्टली इसके अंडर मेंशन है कि आप नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हो। तो होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।